नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से माहौल बनता जा रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हर जगह बीजेपी की तगड़ी घेराबंदी हो गई है। और वहीं इसके बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को बता दिया कि अपनी विचारधारा को बचाने के लिए सत्ता कितनी जरूरी है। आपको याद होगा कि खड़गे ने कहा था कि 2025 का साल वो संगठन को मजबूत करने में लगाएंगे और इसी कड़ी में आज डीसीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की एक अहम बैठक कांग्रेस ने की है और जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बताया ये जा रहा है कि ऐसी बैठक करने का सुझाव प्रियंका गांधी ने दिया था ताकि कार्यकर्ताओं को मजबूती से जोड़ा जा सके। हालांकि आज प्रियंका इस बैठक में नहीं थी। आज उनका केरल का दौरा है जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जिला अध्यक्षों से जो बात की है उसमें कहा है कि हमारी विचारधारा मजबूत है, लेकिन हम इसे सत्ता के बिना लागू नहीं कर सकते। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 100 सीट मिली थी। अगर हमने और मेहनत की होती तो 20-30 सीट और जीतकर सरकार बना सकते थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि कांग्रेस की लड़ाई संसद के अंदर और बाहर बीजेपी और आरएसएस दोनों से है। अंदर भी है और बाहर भी है और दोनों में लड़ाई जो है वो बीजेपी और आरएसएस दोनों से है। तो कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस दोनों से मुकाबले के लिए नए सिरे से तैयार हो रही है। वैसे भी कांग्रेस से अभी भी बीजेपी को काफी डर लगता है। कल ही जिस तरह ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया और मर्यादा बनाए रखने पर नसीहत दी, उस पर लोकसभा अध्यक्ष की काफी आलोचना हो रही है। आज रॉबर्ट वाड्रा ने यहां तक कह दिया कि हमें रिश्तों को निभाना सिखाया जाता है। हमें रिश्तों को निभाना सिखाया जाता है। हम भाजपा की तरह नहीं हैं जो रिश्ते तोड़ते हैं और अपनी शादी को भी नहीं निभा पाते। यहां रॉबर्ट वाड्रा ने इशारों में नरेंद्र मोदी पर ही तंज कसा है। वैसे तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस तरह के निजी हमले नहीं करते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी को करारा जवाब देने की कोशिश की है। उधर तेजस्वी यादव ने भी आज बिहार में बीजेपी पर निशाना साधा और बता दिया कि उसे केवल अपनी सत्ता की चिंता है। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं, सुनिए। लगातार जो है हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है महोदय। इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण अचानक से 24-25 और 25-26 में यानी एक साल में महोदय 3,17,000 करोड़ का तो बजट था, यानी एक साल में 39,000 करोड़ का आपने वृद्धि बना दिया। हम जानना चाहते हैं एक साल के अंदर 39,000 करोड़ आप बढ़ा कैसे दिए? बिहार का रेवेन्यू कहां से इतना फायदे में रहा है? बिहार जो आप बढ़ा दिए, ये कहां से आंकड़ा लाए हैं? बिहार को कितना फायदा हुआ है जरा ये बता दे, या बिहार कर्ज में है ये बता दे। हमारे समय में यानी राजद के समय में इन्फ्लेटेड बजट नहीं होता था। अब तो सारा इन्फ्लेटेड बजट है महोदय, बनाते हैं। 20 वर्षों में शासन के बावजूद बिहार आज भी केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर है महोदय। राज्य का केवल 27% राजस्व अपने स्रोत से आता है महोदय। 3,19,618 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है। आप सोचिए, हर दिन प्रतिदिन 56 करोड़ रुपए कर्ज का सूद में यानी ऋण में जो है ब्याज में बिहार सरकार दे रही है। अजब अनूठा बिहार का सिस्टम बना दिया, जहां खेतों के बीच में बिना सड़क संपर्क पुल खड़े हैं। शराबबंदी ऐसी, आदमी तो छोड़िए चूहे भी शराब पी रहे हैं। सीएम जिस रफ्तार से भाजपा के लोगों के चरणों में गिर रहे हैं, उसी रफ्तार से लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, बेकसूर युवाओं पर लाठी बजाई जा रही है। मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के सम्मान की भी चिंता नहीं, लेकिन भाजपा को अपनी सरकार की बहुत चिंता है। अपराध की खबरों से अखबारों का रंग लाल और सरकार का मुंह काला हुआ पड़ा है महोदय। 20 साल का इनका शासन का 65,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है, 1 लाख किडनैपिंग हुई है, 3 लाख चोरियां हुई हैं महोदय। ये थाना हो, ब्लॉक।
तो सुन रहे थे आप यहां तेजस्वी यादव को। तेजस्वी हर दिन किसी नए मुद्दे पर नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठाते हैं और बीजेपी की चालाकी का पर्दाफाश करते हैं। वैसे नीतीश भी अब बीजेपी की चालाकी को समझ ही रहे हैं। शायद तभी वो कल संजय जायसवाल के घर डिनर पर नहीं पहुंचे, जबकि बिहार एनडीए के तमाम दलों के नेता वहां इकट्ठे हुए थे। कल नीतीश ने अपनी नाराजगी दिखाई और आज उनके करीबी माने जाने वाले अधिकारी संजय हंस के घर ईडी पहुंच गई, जिसे बीजेपी के दबाव की तरह देखा जा रहा है। यही खेल बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी कर रही है। पहले भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंची और फिर अब सीबीआई आ धमकी, जिसके बाद भूपेश बघेल ने बताया है कि यह सब 30 मार्च को मोदी के दौरे की तैयारी है। वहीं 29 मार्च को अमित शाह भी बिहार पहुंच रहे हैं और चुनावी तैयारी को लेकर यह उनका पहला दौरा रहेगा। यानी बिहार पर अब बीजेपी ने काम तेज कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कारनामों से घिर रही है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने बेरोजगारी को लेकर बड़ी चालाकी दिखाई। उसने बेरोजगार की जगह युवाओं को आकांक्षी कहना शुरू कर दिया, जबकि राज्य में 30 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। इस पर कांग्रेस ने लिखा है, क्या कुछ लिखा है आइए जरा देख लीजिए। कांग्रेस का लिखना है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक शॉर्टकट से बेरोजगारी खत्म कर दी। बीजेपी सरकार ने बेरोजगार शब्द ही हटा दिया। अब मध्य प्रदेश के बेरोजगार आकांक्षी युवा कहलाएंगे। ना होंगे बेरोजगार, ना होगी बेरोजगारी। आप सरकार को थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये थैंक यू बोलिए युवाओं के लिए कह रही है कांग्रेस पार्टी, जो बेरोजगार युवा हैं, जो बीजेपी को लेकर आए हैं उनके लिए। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में महाकुंभ भगदड़ के मुआवजे में बीजेपी ने चालाकी दिखाई, तो यहां अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है। अखिलेश यादव ने लिखा है, क्या कुछ लिखा ट्विटर पे, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। लिख रहे हैं कि 25 लाख मिलने थे, 2.5 लाख मिल रहे, महाकुंभ हादसे के मुआवजे पर खेल चल रहा है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की भाजपाई कम से कम मृत्यु के मुआवजे में तो बेईमानी न करें और कुछ नहीं कहना है, ये दिखाते हुए और कुछ नहीं कहना है। तो ये अखिलेश यादव हैं। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सौगाते मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी को अब आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए कि उसने हिंदुत्व को त्याग दिया है। वो यानी बीजेपी उन लोगों को सौगाते सत्ता बांट रहे हैं जिनके घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए और कई लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। होली में मुसलमानों पर तंज कसने वाले अब चुनाव के समय पूरन पोली बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या यह सौगात सिर्फ बिहार चुनाव तक ही सीमित है या आगे भी जारी रहेगी। इधर दक्षिण राज्यों में, दक्षिण के राज्य आप सब जानते हैं, तमिलनाडु खासकर, लेकिन दक्षिण राज्यों में बीजेपी घिर गई है। एक तरफ तमिलनाडु में स्टालिन ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने बागी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल को निलंबित कर दिया है, जिससे अब बीजेपी में फूट पड़ गई है और बढ़ेगी ये फूट, ये तय मानिए। इन राज्यों के अलावा ओडिशा में कांग्रेस विधायकों के निलंबन के विरोध में आज जिस तरह जोरदार प्रदर्शन हुआ, उसमें भी बीजेपी घिर गई है। तो पूरे देश में किस तरह खुल गया है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, आइए दोस्तों इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यहां से लेकर, यानी उत्तर से लेकर, बिहार से लेकर और दक्षिण तक, दिल्ली उत्तर प्रदेश होते हुए आप देखिए जो सूरत हाल है, उसकी एक बानगी आपके सामने हम पेश कर रहे थे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर हमारे 3 साथी दिख रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप, और आज संसद में क्या कुछ हुआ जरा वो बताइए। राहुल गांधी को कल खरी खोटी सुनाकर उठ गए थे ओम बिरला, लेकिन आज सुना कि कई सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने आज ओम बिरला से मुलाकात की है, विरोध जताया है। ये सब भी हुआ। कल कांग्रेस के सांसद भी गए थे। और क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ संसद के अंदर, जरा वो बताइए, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज की सबसे जो मुख्य घटना रही वो ये रही कि राज्यसभा में वहां सभापति जगदीप धनखड़ ने अमित शाह के खिलाफ जो विशेषाधिकार पेश किया था कांग्रेस ने, उसे खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने बड़े साफ शब्दों में लिख के दिया था कि इन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया है, जो बिल्कुल गलत है,
ये विशेषाधिकार हनन का मामला है एक सदस्य का, उन सदस्य के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है इंटरफियर करती थी प्रधानमंत्री राहत कोष में। ये बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने कुछ नहीं सुना और उस मामले को उन्होंने खारिज कर दिया। तो ये जो है इस बात को बताता है कि कांग्रेस विपक्ष चाहे कितने ही दस्तावेजों के साथ, कितने ही तथ्यों के साथ कोई भी मामला रखे, पीठासीन अधिकारी सभापति उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। संसद में दूसरा जो बड़ा मामला आज रहा वो ये रहा कि विपक्ष ने आज एक लेटर लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को और उसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए पिछले 6 साल से हम मांग कर रहे हैं और 6 साल से ये पद खाली है, इसे भरा जाए। ये बहुत ही गंभीर बात है। देखिए 2019 के बाद से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद भरा नहीं गया। उससे पहले हमेशा उपाध्यक्ष होता था और उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी पार्टी का होता था। अध्यक्ष सत्ता पक्ष का, उपाध्यक्ष विपक्ष का। संविधान में इसकी प्रॉपर व्यवस्था है। अनुच्छेद 93 साफ कहता है कि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद होना जरूरी है, लेकिन खाली छोड़ रखा है। 17वीं लोकसभा से नहीं है। जब 2014 में बने थे मोदी जी प्रधानमंत्री, उस वक्त उन्होंने अपने ही सहयोगी दल के AIADMK के अन्ना थम्बे दुरई को उपाध्यक्ष बनाया था। विपक्ष मान गया था कि चलो ठीक है, आपने बनाया तो अपने ही सहयोगी दल को बनाया, हालांकि ये परंपरा नहीं है, विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन नहीं माने। वाजपेयी के टाइम में, उस टाइम कांग्रेस के PM सईद थे उपाध्यक्ष, बनाया था। और 2004 में जब कांग्रेस आया तो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि बताइए आप किसको बनाना है। बीजेपी ने कहा हमें अकाली दल के बनाना है, कांग्रेस ने कहा ओके। और अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल जो है 2004 में उपाध्यक्ष बने थे लोकसभा के जी। 5 साल रहे। 2009 में कांग्रेस फिर जीती, उन्होंने फिर कहा कि बताइए क्या करना है। बीजेपी ने कहा हम अपना बनाएंगे, उनका बना लीजिए। किसको बनाएंगे? उन्होंने करिया मुंडा को बनाएंगे, बना लीजिए। 2009 से 14 तक वो रहे। लेकिन 19 के बाद से अभी तक जो है संवैधानिक व्यवस्था को तहस-नहस किया जा रहा है, उपाध्यक्ष है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा लेकुना है, संविधान की कोई बात मान नहीं रहे हैं ये। तो आज विपक्ष ने एक लेटर लिखा, सारे विपक्षी नेताओं के उस पर साइन है। लोकसभा अध्यक्ष से कहा उन्होंने कि जल्दी से जल्दी इसका आपको चुनाव करवाना है, चुनाव करवाइए। आप विपक्ष को ऑफर करते हैं, विपक्ष को ऑफर करें और उपाध्यक्ष बनना चाहिए जी। तीसरी जो बड़ी घटना है वो संसद के बाहर की है। कांग्रेस का अहमदाबाद जो प्लेनरी है, पूर्ण अधिवेशन है, वो 8 और 9 अप्रैल को शुरू होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस जो है उसकी तैयारियों के सिलसिले में यहाँ अपनी मीटिंग्स कर रही है और उसी सिलसिले में उसने एक बड़ी अच्छी पहल करी है कि जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां हैं उनकी बैठक वो दिल्ली में कर रही है। वो 3 बैठकें होना है पूरे देश की, 500 से ऊपर जिले हैं। तो आज जो है पहली बैठक हुई दिल्ली में, जिसके बारे में आप अभी बता भी रहे थे, जिसमें 13 राज्य और 3 केंद्रित शासित प्रदेशों के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी थे। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल, गोवा, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के लोग थे वहां पे जी। करीब 338 डीसीसी के पदाधिकारी थे। देखिए डीसीसी जो है कांग्रेस की सबसे ताकतवर इकाई होती है। किसी टाइम में तो अगर डीसीसी का प्रेसिडेंट दिल्ली आता था और इंदिरा जी से टाइम मांगता था तो उसे सबसे पहले टाइम मिलता था किसी मंत्री, विधायक, एमपी के बदले। यह डीसीसी की इज्जत होती थी। कांग्रेस का प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी या कोई भी प्रधानमंत्री जो है अगर कांग्रेस पार्टी का है, वो जिले में जाता था तो उसकी अध्यक्षता डीसीसी प्रेसिडेंट करता था और एक बड़ा गरिमापूर्ण उसका पद हुआ करता था।
लेकिन अब वो कमज़ोर हो गया है, तो कांग्रेस उसको वापस शुरू कर रही है। और आज जो मीटिंग हुई, करीब 3-3.5 घंटे हो गए मीटिंग के चलते हुए, और अभी भी मीटिंग जारी है। उसमें राहुल ने बोला इस बात को कि डीसीसी नींव के पत्थर हैं, और खड़गे जी ने बोला कि अगर हमारे आंदोलन को, हमारे संघर्ष को कोई सड़क तक ले जा सकता है तो डीसीसी ही ले जा सकती है जी। उसमें कई तरह के प्रेजेंटेशन भी हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये। अगली मीटिंग 3 अप्रैल को होगी, उसके बाद 4 अप्रैल को होगी, बाकी 3 और 4 अप्रैल को पूरे हो जाएगी। तो उस प्रेजेंटेशन में ये सवाल भी आया कि पैसों का, तो कोषाध्यक्ष जो है अजय माकन ने बताया कि पैसों की व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी। प्रॉपर्टी की बात भी आई। पहले सब डीसीसी के पास करीब करीब अपने भवन थे, लेकिन अब वो कई जगह बिक गए हैं, कई जगह खराब हो गए हैं, कई जगह दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। बहुत सारी समस्याएं हैं। कांग्रेस ने इसके लिए भी एक कमेटी भी बनाई है कि जो उनके प्रॉपर्टी का सारा देखेगी मामला। तो ये मामला भी उठा वहाँ पे, और डीसीसी के प्रेसिडेंट ने, अन्य पदाधिकारियों ने बड़े खुल के बात करी है। आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं। हमने बताया 338 लोग हैं। राहुल जी वहाँ थे, खड़गे जी वहाँ थे, संगठन महासचिव जो हैं वेणुगोपाल वहाँ थे। तो ये काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई है। इसमें सब तरह की बातें हुई हैं। यहाँ हम ये बता दें कि इससे पहले सोनिया गांधी एक ऐसी मीटिंग रामलीला मैदान में कर चुकी हैं, और वो इससे भी छोटी इकाई की कर चुकी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की। देश भर के हजारों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने दिल्ली बुलाए थे। सोनिया गांधी काम करती थी संगठन का काफ़ी, और अब खड़गे जी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भी संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन का काम करेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में क्या होता है, वहाँ पे क्या प्रस्ताव पास होते हैं, किस तरह से कांग्रेस जो है अपने आगे के सफ़र के बारे में सोचती है। क्योंकि बिना संगठन के, बिना तैयारी के, बिना कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह पैदा किए और सही आदमी को सही जगह लगाए, काम थोड़ा मुश्किल होगा। बिहार में कांग्रेस ने बड़ी अच्छी शुरुआत की है। सबसे पहले उसने अपना संगठन मजबूत किया, फिर महागठबंधन की तरफ गई वो। तो जैसे बिहार में उसने शुरुआत की है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी देश में भी कांग्रेस जो है इसी तरह से काम करेगी। तो अभी उसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफिंग भी हुई है। वो हमारे ख्याल में वीडियो अभी आपके पास होगा, आप दिखा सकते हैं जी। पवन खेड़ा ने एक छोटी सी ब्रीफिंग भी करी है मीटिंग के बाद जी। अब मीटिंग चल रही है, लेकिन पत्रकारों की मांग थी कि कुछ बता दिया जाए, तो थोड़ा सा बताया है उन्होंने। एक और शायद ब्रीफिंग जो है पूरी मीटिंग जब खत्म हो जाएगी बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद होगी और जानकारी आएगी। पवन खेड़ा की बाइट होगी। पवन खेड़ा ने इसके बाद ब्रीफिंग की है, जरा वो भी सुनेंगे। बता रहे हैं शकील जी, तो उसको भी सुनेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रशांत जी, देश भर में, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या उधर दक्षिण के राज्य हो, हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो बदलती जा रही हैं। एक दबाव बीजेपी के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वैसे में कांग्रेस पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? कांग्रेस आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कांग्रेस के अध्यक्ष मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो हैं पवन खेड़ा, उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से चर्चा में, जरा सुन लीजिए। बैठक हुई। 338 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो 13 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से, वो सब यहाँ आए। लगभग 3 घंटे, और अभी भी चल रही है, 3 घंटे से ऊपर, 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, केसी वेणुगोपाल जी महासचिव संगठन, और इन 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रभारी महासचिव या इंचार्ज हैं, वो सब मौजूद थे। इस बैठक में ये 2 वे कम्युनिकेशन हुई, 2 तरफा कम्युनिकेशन हुई। ना केवल कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने
इस बैठक को संबोधित किया, ना केवल श्री राहुल गांधी ने इस बैठक को संबोधित किया, ना केवल श्री केसी वेणुगोपाल जी ने इस बैठक को संबोधित किया, बल्कि हर राज्य से 1 या 2 जिला अध्यक्षों के भी विचार सुने। उन्होंने अपने विचार और सुझाव खुलकर दिए। राहुल जी ने कहा कि जो जिला कांग्रेस कमेटी इकाई है वो नींव के समान है और कोई भी भवन मजबूत नींव के बगैर खुद मजबूती नहीं हासिल कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो संदेश है कांग्रेस का, जो विचारधारा है कांग्रेस की और जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उस लड़ाई को जिला कांग्रेस अध्यक्षों की माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से सड़क तक, हर घर तक ले जाने का काम वही कर सकते हैं। उसी माध्यम से ये संभव है। श्री अजय माकन ने भी संबोधित किया इस बैठक को और उन्होंने भी कुछ घोषणाएं की जो आने वाले दिनों में हम आपसे साझा करेंगे कि कैसे आर्थिक रूप से डीसीसीज को सुदृढ़ किया जाए। उसके बाद 4 प्रेजेंटेशंस हुई। एक प्रेजेंटेशन शशिकांत सेंथिल जी ने की पूरे स्ट्रक्चर को लेकर की कि मंडल तक कैसे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ये इकाइयां सक्रिय होंगी, और जो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने मुद्दा उठाया वोटर्स लिस्ट का, उस पे कैसे प्रभावी ढंग से उससे डील किया जाए, उस पर निगरानी रखी जाए, उसमें सेंथिल जी की प्रेजेंटेशन बड़ी कारगर साबित होगी। एक प्रेजेंटेशन मैंने की मीडिया कम्युनिकेशन विभाग की तरफ से कि मीडिया कम्युनिकेशन विभाग जिला इकाइयों से क्या अपेक्षा रखता है कि वो कैसे संदेश को नीचे तक प्रसारित करें, और सुप्रिया श्रीनेत जी ने सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेशन की, विजेंद्र सिंगला ने प्रेजेंटेशन की कांग्रेस की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग ज़िले में, उसको कैसे सुदृढ़ तरीके से अपने सफाई भी रखें, उसकी मेंटेनेंस भी करें और उसका अच्छा उपयोग भी कर सकें। तो आपने देखा कि ये पहले चरण की बैठक हुई है। 3 और 4 तारीख को दूसरे चरण की बाकी राज्यों की बैठकें होंगी और ये तमाम बैठकें एआईसीसी के गुजरात के अधिवेशन से पहले समाप्त होंगी। यह उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए गए थे कि डीसीसीज नामक जो इकाई है उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, सक्षम किया जाए और मजबूत बनाया जाए, उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप यहाँ साफ साफ सीधा जो तैयारियां चल रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कैसे उपयोग किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे काम किया जाए, यहाँ पर वो तैयारियां, उन तैयारियों का जायजा लिया गया और उसको अब मीडिया के सामने बता रहे थे पवन खेड़ा। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझूं, आप किस ढंग से देखते हैं कांग्रेस एक तरफ तैयारियां कर रही है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, चाहे बिहार को लेकर, चाहे बंगाल को लेकर, चाहे उधर पंजाब को लेकर या दक्षिण भारत में, इन तमाम तैयारियों को हम देख रहे हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर कुछ काम करना चाहती है। यह खुले तौर पे इसलिए कह रहा हूं, कई लोगों को, कांग्रेस के कई साथियों को हो सकता है ये बात अच्छी न लगे, लेकिन तैयारियां और दिल्ली में बैठकर सिर्फ कुछ नेताओं के बीच चर्चा परिचर्चा कर लेना मात्र नहीं होता है। तैयारियां आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उस कार्यकर्ता के बीच, उन लोगों के साथ आप अपने विचारों को साझा करते हैं जहां की आज बातचीत हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों से आप अगर मिल रहे हैं, और जैसा शकील अख्तर जी कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी ने इससे भी नीचे पंचायत लेवल तक पहुंचने की कोशिश की थी। बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी और खड़गे साहब कुछ तो कर रहे हैं और इससे बीजेपी की परेशानी कैसे बढ़ती है, ये सारी चीजें, कैसे बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, मोर्चा खुल रहा है देश भर में, इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत जी, देखिए राजीव जी, तमाम रिसोर्सेस की कमी के बावजूद, इसके बावजूद कि चुनाव आयोग एक तरफा है, इसके बावजूद कि अदालतें कई बार खामोश हो जाती जब उनको बोलना चाहिए, इसके बावजूद कि एक बड़ा मीडिया का हिस्सा नफरत फैलाने में और बीजेपी का प्रोपेगेंडा करने में शामिल है, इस सब के बावजूद पिछले कई चुनावों में, लोकसभा में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, विपक्ष अपने नैरेटिव को कायम करने में हावी रहा।
लेकिन चुनाव फिर भी हार गए। ये इंपॉर्टेंट है कि नैरेटिव में आप जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव में वो नहीं जीत रहे। इस चक्रव्यूह को भेदना होगा, और इसको भेदने के लिए हम लोग यहाँ पे डीबी लाइव में कई बार कहते हैं कि कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने वाली एक अलग मशीन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत टेक्निकल है। इलेक्शन के अंदर जो मैनिपुलेशन है, धांधलियां हैं, वो बहुत टेक्निकल हैं। चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वो सिंबल लोडिंग मशीन का यूनिट का मामला हो, चाहे वो काउंटिंग के मसले हों, और अब एक नया जो बवाल शुरू हुआ है कि आधार से जोड़ने पे कांग्रेस का अभी स्पष्ट रूप से राय सामने नहीं आई है। आधार से जोड़ने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन का पूरा काम सरकार के पास चला जाएगा, यूएडीआई के पास चला जाएगा। आधार बनाने वाली जो संस्था है यूएडीआई उदय, वो सरकार की संस्था है, वही तय करे किसका नाम वोटर लिस्ट में जाएगा, किसका नाम नहीं जाएगा। असली जो खेल है वो वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का है। तो मेरा कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे विपक्षी दल हो, इनको इलेक्शन मैनिपुलेशन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, तमाम नेता बोलते हैं। तो एक तो सबसे जरूरी बात यह है। दूसरी बात यह कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ट्रेनिंग किस बात की? पॉलिटिकल नैरेटिव की ट्रेनिंग। कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल नैरेटिव में 180 डिग्री का टर्न लिया है। कार्यकर्ता उसके लिए अभी शायद उतना तैयार नहीं है, या बीच के नेता। वो सामाजिक न्याय की राजनीति है, वो जातिवाद जनगणना की बात है, वो आरक्षण की लिमिट को 50% बढ़ाने की बात है, वो समानता की बात है। ये जो कांग्रेस पार्टी के तमाम सम्मेलन जो राहुल गांधी जिनमें जाते हैं, संविधान सम्मान सम्मेलनों में, उसमें कांग्रेस के लोग तो कम होते हैं, बाहर के लोग ज्यादा होते हैं। प्रोफेसर रविकांत भी वहां गए हैं। तो वहां पे आप देखिए कि कांग्रेस में कभी भी नीले झंडे या जय भीम नहीं होता था, लेकिन वो होने लगा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक ये जो संदेश है राहुल गांधी का, ये पहुंचना चाहिए, और किस तरीके से डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, पूरे सिस्टम को रिग कर दिया गया। पहले के जमाने में भी बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो कोई दबंग, कोई अपराधी किस्म के कैंडिडेट होते थे, वो कुछ एक जगह पे बूथ कैप्चरिंग कर पाते थे, जिसमें भी रिकाउंटिंग, रीपोलिंग होता था। अब जो डेटा के हिसाब से हो रहा है, वो तो पूरे राज्य या पूरे देश के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली चीज है। जी। एक बात। दूसरी चीज की जो मोदी साहब के खिलाफ, खासकर मोदी मैं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके खिलाफ, उनकी लोकप्रियता, उनके खिलाफ वो किन किन समस्याओं में घिरे हुए हैं, इस पे मैं जब सेकंड राउंड पे आऊंगा तो बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड राउंड में इस पे बात हम करेंगे। मोदी साहब की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, कितनी गिरी है, इन सब की चर्चा भी हम करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास भी आऊंगा। प्रोफेसर साहब, जरा आपसे ये समझूं कि कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां क्या उतनी हैं आज की तारीख में जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके? पहली बात। दूसरी बात, लेकिन प्रशांत टंडन जी की बात को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं कि तमाम इलेक्शन कमीशन की कारस्तानियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष आज भी तैयारियां और मजबूती के साथ विपक्ष का रोल, सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव बनाने की जो कोशिश है, वो सब अभी ये कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो पहला सवाल आपका कि संगठन के स्तर पर क्या बीजेपी से मुकाबला कांग्रेस पार्टी कर सकती है। 2025 को कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन का साल घोषित किया है, और निश्चित रूप से
इन 2-3 महीनों में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बेहद सक्रिय दिखाई पड़ रही है। नया संगठन आपको दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाकायदा इंटरव्यू लेकर के चयन हुआ है जिलाध्यक्षों का। बिहार में हाल में ही सामाजिक न्याय की राजनीति के तहत उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी लगातार कांग्रेस पार्टी का संगठन बदल रहा है, नया हो रहा है, पहले से ज्यादा यंग हो रहा है, एनर्जेटिक है। इसके अलावा ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या वो बीजेपी के साथ लड़ने में सक्षम है, क्योंकि प्रशांत जी ने जिधर इशारा किया वहां पर जो थिथराई है, वहां पर जो गुंडई है, वहां पे जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, संविधान की कोई परवाह नहीं है, इस तरह से संगठन अभी लड़ने की स्थिति में नहीं है। एक बड़ी चुनौती है कि इसको केवल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाए या इस चुनौती का सामना करने के लिए और क्या उपाय किए जाएं, ये अभी कांग्रेस के सामने है। आर्थिक रूप से आप देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है। एक वो पार्टी है जिसने 40-50 साल तक इस देश पर राज किया, अगर हम केवल राज शब्द का इस्तेमाल करें तो, जो बीजेपी करती है, लेकिन उसके कार्यालय अभी आप देख लीजिए, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, जिले में कार्यालय हो, यहां तक कि दिल्ली में अब तो नया बना है, लेकिन वो जस के तस है, उनमें कोई तब्दीली, कोई नया निर्माण नहीं हुआ। और ये पार्टी जो अभी तीसरी बार आई है, 10 साल सत्ता में रही और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे 2-4 बीघे में उसके आलीशान 2 सितारा से लेकर के 5 सितारा तक उनके ऑफिस ना बने हो, फुल सेंट्रल एसी के साथ। तो यहां पे एक बड़ा फर्क दिखाई पड़ रहा है। पूंजीपति किसके साथ है, अंबानी अडानी किसके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं जोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के साथ लोग हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे तो दूसरी बार भी क्राउड फंडिंग के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो या कांग्रेस पार्टी की इस समय जो वैचारिकी है, उस पर लोग कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं कि कब कांग्रेस पार्टी इस तरह का कोई आह्वान करे और वो उनके साथ खड़े हों। तो ये एक अंतर है, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग से लेकर के दूसरी तमाम चुनौतियां हैं। अब एक तो ये संगठन की बात, दूसरी बात जो आपने की और प्रशांत जी ने भी जिस तरफ इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव के स्तर पर तो बीजेपी से 21 है, इसमें कोई दो राय नहीं। सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, संविधान की सुरक्षा का मुद्दा हो, आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल हो, किसानों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, भारत को जोड़ने की बात हो, तो और गरीबों के उत्थान, कल्याण, एजुकेशन, रोजगार, आरक्षण, ये तमाम जो इशूज हैं, इस देश के बुनियादी इशूज हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी 21 क्या 22 और 25 है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। कभी औरंगजेब आएंगे, कभी बाबर आएंगे, और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग तो सीधा कहते हैं कि साहब आपको कर्फ्यू चाहिए कि आपको कांवड़ चाहिए। सवाल यह है कि राहुल गांधी कलम, किताब, रोजगार, काम की बात कर रहे हैं और योगी केवल कर्फ्यू और कांवड़ की बात कर रहे हैं। तो नैरेटिव के स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे खड़ी हुई है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जहां कमजोरी है, मैं 2 बातें उस संदर्भ में कहूंगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद जो चेहरे हैं, वो चेहरे सामाजिक न्याय की पहचान नहीं रखते, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो संगठन में हो, और वो सामाजिक न्याय के उन मुद्दों पर खड़े भी नहीं होते। यहां जो कमजोरी जो मैं जमीन पर फील करता हूं, या अभी जैसे उत्तर प्रदेश में जो जिलाध्यक्ष बने हैं, और कानपुर हम बता सकते हैं आपको, उन्नाव आपको बता सकते हैं, हमारे अगल बगल के जो जिले हैं, वहां पे जो जिलाध्यक्ष बने हैं, उनमें से जो अपर कास्ट के जिलाध्यक्ष हैं, उनका आप जुड़ाव देखिएगा तो बीजेपी और आरएसएस की तरह। कानपुर के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी मैं पट्टी देख रहा था, जय श्री राम की पट्टी उन्होंने डाल रखी थी। तो राहुल गांधी तो जय संविधान की बात कर रहे हैं,
और यहाँ जय श्री राम चल रहा है। एक ये बड़ा बुनियादी फर्क है कि वो नीचे तक नहीं आ रहा है, और यहीं पर वो दलित और पिछड़े कहते हैं कि साहब हम इनके साथ नहीं जुड़ सकते। राहुल गांधी को तो चाहते हैं, लेकिन इनमें और आरएसएस बीजेपी के लोगों में कोई अंतर नहीं है। ये उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे को बीजेपी के लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसको अगर दुरुस्त नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं लड़ पाएगी, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम लोग देखते हैं कि ये परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जी। चौथा वही आइडियोलॉजी की बात है कि राहुल गांधी जिन बातों को कह रहे हैं वो बातें क्या पवन खेड़ा कितनी कहते हैं, मैं एक एक करके जयराम रमेश कितनी बात करते हैं, खड़गे जी जो बात कह रहे हैं वो और दूसरे लोग कितनी बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी कमी है हर राज्य में। और सेकंड लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी की, उसमें सबसे ज्यादा मजबूत चेहरे चाहिए आपको। पंजाब में भी उतना ही मजबूत चाहिए जितना बिहार में चाहिए, जितना आपको तमिलनाडु में चाहिए, जितना उत्तर प्रदेश में चाहिए। सेकंड लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को भी बहुत मजबूत बनाना होगा, और उसे आपको दिखाना होगा कि हाँ ये लीडर है, ये राहुल गांधी। और ये करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं होती है। राहुल गांधी जिसके कंधे पर हाथ रख दे, 4 ठो फोटो आ जाए, एक वीडियो आ जाए, उसके बाद वो नेता बन जाता है। नेता बनाने के लिए कुछ कुश्ती थोड़ी ना करानी पड़ती है। तो ये, और वो हिंदी वाले नेता, अब राहुल गांधी की कमजोरी कहां है कि उनको तो अंग्रेजी वाले लोगों के साथ इर्द गिर्द रहना है। मैं समझता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो हार जीत का फासला है उस पर हिंदी और अंग्रेजी का बहुत बड़ा मामला है। राहुल गांधी वो बातें ज्यादा समझते हैं जो अंग्रेजी में कही जाती है, लेकिन यहां आपको हिंदी में समझना होगा, हिंदी वालों के इर्द गिर्द रहना होगा, और हिंदी में ही मंच से उतर करके बात करनी होगी। अगर मंच पर आप भाषण देंगे हिंदी में और जैसे नीचे उतरेंगे वैसे आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगी जो जमीन पर है। और बीजेपी में ये चीजें ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ये अंतर है, और हमारा काम है कि हम बहुत स्पष्ट तरीके से बात कहें, उसमें कोई लाग लपेट नहीं। न कांग्रेस की प्रशंसा भी हम करते हैं, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी की भी करते हैं, और जहां कमियां होती हैं वो भी दिखाने का हमारा ड्यूटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बात इसकी नहीं है। बात है कि देश का लोकतंत्र कैसे बचा रहे, बना रहे और मजबूत रहे। और इसके लिए जो दल हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की अपनी खूबियां और अपनी उसमें उनकी बुराइयां भी होती हैं। खूबियों को सामने लाना, बुराइयों को उजागर करना, यही तो काम है हम लोगों का। खबरों के अलावा विश्लेषण भी, और न्यूज़ पॉइंट में आप टू दी पॉइंट बात सुनते हैं। दोस्तों, आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, और आपसे भी समझना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तैयारियां, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अलग तैयारियां। अमित शाह बिहार जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी आज से ठीक तीसरे दिन, आज 27 तारीख है, 30 तारीख को मिल रहे हैं आरएसएस प्रमुख से। तो ये दो घटनाक्रम, और इन दोनों घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कैसे देखा जाए? जी, कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां चल रही हैं वो चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर भी, और कांग्रेस पार्टी के संगठन को खड़ा करने को लेकर भी है। 8 अप्रैल को सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और 9 अप्रैल को एआईसीसी के प्रतिनिधियों का सत्र होगा जिसमें 3000 से ज्यादा लोग आने वाले। गुजरात में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है क्योंकि गुजरात में 2027 में विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस चाहती है कि उसका 40% तक का वोट शेयर उसके पास वापस आए गुजरात में। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा है। कांग्रेस पार्टी के पास संसाधनों की भारी कमी है, ये सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने संगठन में, अपने ढांचे में बदलाव करने की जरूरत है, ऐसा मुझे महसूस होता है। कांग्रेस के पास धन की कमी है, और इस कारण कई जगह होता है कि जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं वो उन लोगों को बना दिया जाता है जिनके पास जो संगठन को चलाने का खर्चा उठा सकते हो। इसके बजाय कांग्रेस को कुछ ऐसा करना चाहिए कि पार्टी में जो लोग लड़ने वाले लोग हों, मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हों, उन्हें मौका मिले। अब उदाहरण में इंदौर का ही देना चाहूंगा, जहां लोकसभा चुनाव में एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया था जो बीजेपी में चला गया टिकट पाने के बाद, नामांकन के बाद। तो ये स्थिति इसलिए आती है कि कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनके पास संसाधन होते हैं।
तो कांग्रेस पार्टी को अपने केंद्रीय संसाधन मजबूत करने चाहिए और उन कार्यकर्ताओं पर फोकस करना चाहिए जो विचारधारा के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि अगर विचारधारा वाले लोग तैयार नहीं होंगे, एक कारपोरेट की तरह बीजेपी चाहे तो चल सकती है लेकिन कांग्रेस नहीं चल सकती, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आजादी की लड़ाई लड़ती आई है। 3 दशकों से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी बाहर है। और ये बात कही जा चुकी है कि एक वे लोग हैं गुजरात में जो जनता के लिए लड़ते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो बीजेपी के साथ सांठगांठ किए हुए हैं और फिर भी कांग्रेस में बने हुए हैं। तो ये चुनौती कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है कि कैसे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे। अब जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का तरीका बहुत ही अलग है। बीजेपी सत्ता में है, सारी शक्तियों का वो दुरुपयोग करने में माहिर है। कांग्रेस सत्ता में इतने बरस रही लेकिन उसने वो दुरुपयोग नहीं किया। सत्ता का उपयोग करके न उसने धन कमाया, न उसने अपने दफ्तर बनाए, न उसने नेटवर्क खड़ा किया। कांग्रेस के राज में जितनी सरकारी संस्थाएं थी वे अपना कार्य कर रही थी, लेकिन अब जो अधिकांश संस्थाएं हैं वे अपना कार्य नहीं कर रही हैं। संविधान प्रदत्त संस्थाएं बीजेपी का कार्य कर रही हैं और इस अंतर को इस देश के आम लोग समझने लगे हैं और यही अंतर बीजेपी और कांग्रेस में है। कुल मिला के कांग्रेस को बहुत ताकत से लड़ने की जरूरत है। ये जो 64 साल बाद गुजरात में वापस से आईसीसी का सत्र हो रहा है, 1961 में भावनगर में हुआ था, तो आप सोचिए इतने साल बाद अगर कांग्रेस वहां जा रही है, अब 12 दिन बचे हैं तैयारियों में, तो वो कितना मजबूत आयोजन होगा, उसमें लोगों की भागीदारी कितनी मजबूत होगी, क्या फैसले होंगे, इस सब पर बहुत कुछ निर्भर है। राजू जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें। और देख लीजिए इसी बीच उधर भूपेश बघेल के यहाँ पहले ईडी फिर सीबीआई, ये तमाम चीज़ें। और जब आप गुजरात में अहमदाबाद में जो बैठक होने वाली है, दो दिवसीय अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, और उस टीम में भूपेश बघेल भी हैं। और उनके घर पर अगर पहले ईडी और उसके बाद सीबीआई आप भेज रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर चौतरफा प्रहार तो किया ही जा रहा है। आर्थिक कमजोरी भी है कांग्रेस की, और इन सब के बीच कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो छोटी मोटी बात नहीं मानी जानी चाहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी कैसे देखते हैं इसको? राजीव जी, निश्चित तौर पे अगर किसी पार्टी को केंद्र की सत्ता में आना है तो उसको अपना संगठन मजबूत करना ही पड़ेगा। और ये बात कांग्रेस को समझ में आ रही है। पहले उसका संगठन काफी मजबूत रहा भी है, और संगठन से ज्यादा राजीव जी उसका मतदाता जो है आज भी पूरे देश भर में आपको हर गांव में मिल जाएगा, जो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। और वो गांधी नेहरू की लीगेसी जो है उसको अपने सीने से लगाकर रखता है, तो वो मतदाता आपको मिल जाएगा जो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा है। बात यही है कि जो आपका समर्थक वर्ग है उसको आप किस तरीके से अपना कार्यकर्ता बनाएं और कार्यकर्ता को किस तरीके से आप अपना पदाधिकारी बनाएं, इस पर आपको काम करना है। तो उस पर कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई राजीव जी मुझको कि ये 400 लोगों को एक साथ बैठा के कौन सा चिंतन मनन हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत थी। अब वो 13 राज्यों के आपने एक साथ बुला लिए, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा एक सम्मेलन कर लेते, जनसभा कर लेते, वो जनसभा ज्यादा बेहतर रहती। तो अगर आपको सब जिला अध्यक्षों की सुननी है तो जैसा राहुल गांधी अभी तक कर रहे थे कि तमाम राज्यों के डीसीसी तक के पदाधिकारियों से, ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों से मिल रहे थे, वही प्रक्रिया अगर जारी रहती तो ज्यादा बेहतर होता। हो सकता है वो प्रक्रिया भी चलती है, उसके पैरेलल ये चल रही हो कि एक साथ भी लोगों को बैठाया जाए, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को समझें, और आपस में जब बातचीत होगी, मिलेंगे तो समझेंगे कि दूसरे राज्यों में क्या क्या चीजें कांग्रेस को जो है वो फेस करनी पड़ती है जमीन पे, तो ये चीजें आ सकती है। तो इसलिए एक साथ बुलाया हो, तो ये भी एक कारण इसका हो सकता है। वह जो आयोजक है उनकी अपनी कोई सोच रही होगी इसको बुलाने की, वो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज साफ समझ में आ रही है कि हाँ, अब कांग्रेस जो है वो अपना संगठन भी मजबूत कर रही है, मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है, और जमीन पर लड़ाई की तैयारी भी कर रही है। इस बीच राजीव जी जो एक महत्वपूर्ण खबर है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान अभी कम जा रहा है और हम लोगों का भी कम जा पा रहा है, एक नया राज्य कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ तैयार हो रहा है, वो है उड़ीसा। और जहां आप देखिए पिछले 3 दिनों से किस तरीके से लगातार वहां कांग्रेस जो है जमीन पर उतरकर जो है वो जबरदस्त तरीके से संघर्ष कर रही है, और नेशनल मीडिया से वो खबरें गायब की जा रही है। हालांकि हम लोगों ने वो खबरें दी है उड़ीसा की कि किस तरीके से रात भर वहां जो है विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, पुलिस लाठियां मार रही है, विधायकों को लाठियां मार रही है,
कांग्रेस के सांसद सत्यागिरी उल्का जाना चाहते हैं अंदर, उनको रोका जा रहा है। तो यानी संगठन के साथ साथ जमीनी संघर्ष जो है वो भी जरूरी है। तो दोनों स्तर पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो राजीव जी बात है कि राहुल गांधी का एजेंडा क्या है, खड़गे जी का एजेंडा क्या है, उसको कौन लागू कर रहा है, कौन लागू नहीं कर रहा है, देखिए प्रक्रिया होती है राजीव जी। पहले लोगों को जोड़ा जाता है, फिर जब जोड़ लिए जाते हैं तब फिर उनके अंदर फिर एक कुछ छलनी लगाकर एक लगाया जाता है कि भाई ठीक है, इनमें से कौन किस स्तर तक काम आ सकता है। तो हर तरीके का एक चरण होता है संगठन बनाने का भी उस प्रक्रिया में, क्योंकि हम लोग जुड़े रहे हैं संगठन की छात्र राजनीति में करते हैं, तो वो प्रक्रिया अपनाते थे कि पहले ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग हमको सुने कि हम चाहते क्या है, उसके बाद उन्हीं में से हम अपने समर्थक निकालते हैं, समर्थक से भी कार्यकर्ता बनाते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया जो होती है, तो उस लंबी प्रक्रिया से भी मुझे लगता है कांग्रेस गुजर रही है। चूंकि बिहार में जिस तरीके से वो रोजगार को यात्रा निकल रही है कन्हैया कुमार की, तो जाहिर सी बात है कि वो जनता से सीधे सीधे संवाद और अपने समर्थक पैदा करने की तैयारी है। समर्थक पैदा होंगे, समर्थक जाके जिला स्तर के नेताओं से मिलेंगे, वहीं से फिर कार्यकर्ता बनेंगे और फिर संगठन को काम में लगाया जाएगा, तो वो और ज्यादा मजबूत बनेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया निश्चित तौर पर है। लेकिन अगर पूरा साल इसको, जैसा कहा राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने कि भाई इसको हम पूरा साल जो है वो संगठन के लिए बना रहे हैं, तो अगर ये बनता है राजीव जी पूरा साल संगठन के लिए, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक नई कांग्रेस हमको देखने को मिलेगी। जी, नई कांग्रेस, क्या लगता है ऐसा शकील जी? देखिए, काम तो शुरू हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब किस रफ्तार से होगा, किस दिलचस्पी से होगा, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें करना पड़ेंगी। आज अभी थोड़ी देर पहले ही एक ऑस्कर फर्नांडिस के परिवार वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले हैं। ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस के उन नेताओं में से थे जिन्होंने संगठन का बहुत काम किया है जी। सबसे ज्यादा कहना थोड़ा सा वैसा लगता है कि बाकी लोगों को लगता है। आज उनका बर्थडे है, कांग्रेस का तमाम वर्कर एआईसीसी आया हुआ है और वो बाकायदा उनकी याद में रो रहा है। उन्होंने जितनी मदद लोगों की, जितना काम उन्होंने किया संगठन के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उनके परिवार ने आज सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से मिले और ऑस्कर फर्नांडिस एक फेलोशिप की शुरुआत कर रहे हैं। युवा भागीदारी एक फाउंडेशन है उनका, और ये बड़ी अच्छी बात है कि सोनिया जी उनसे मिली, राहुल जी उनसे मिले। तो देखिए, ऐसे लोग जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाना पड़ेंगे। ये जो लोग हैं जो संगठन के लिए ही काम करते रहे हमेशा जिंदगी भर, एक बार मिनिस्टर बने थे। ये देखिए फोटो आ गया, ये राहुल गांधी के साथ है ऑस्कर फर्नांडिस का परिवार, और ये पोस्टर हाथ में है, इस पे लिखा हुआ है ऑस्कर फर्नांडिस फेलोशिप, और ये सोनिया गांधी जी के साथ फोटो है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण फोटो हैं। ये बताते हैं कि सोनिया और ये पूरे देश के कार्यकर्ताओं तक जाना चाहिए, नेताओं तक जाना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि सोनिया जी और राहुल अपने पार्टी के लिए काम करने वालों का आज भी कितना सम्मान करते हैं, उनके परिवारों का कितना सम्मान करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये इस परिवार की सबसे खास बात है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता नहीं रहे, जो वर्कर नहीं रहे, जो सामान्य नेता नहीं रहे, अगर उनका परिवार कभी भी चाहता है सोनिया जी से मिलना, राहुल जी से मिलना, उसे फौरन टाइम मिलता है और वो उनके साथ मिलकर उनकी सारी समस्याएं सुनते हैं और जो भी संभव मदद होती है तो वो करते हैं। तो ऑस्कर फर्नांडिस का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं, एक तो उनका बर्थडे है और दूसरा वाकई जो कार्यकर्ता जिसके पास रात को, उनका ऑफिस ही रात को चलता था ऑस्कर फर्नांडिस का। एआईसीसी में जब बैठते थे तो एआईसीसी पूरी रात खोलना पड़ती थी एआईसीसी, और सैकड़ों लोग आते थे। और आज भी देश भर में कहीं पे भी जाइए तो उनके बनाए हुए कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से संगठन बनाया जाता है और राहुल गांधी इसको समझ रहे हैं और राहुल इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात हम आपको और बताएं कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऑस्कर फर्नांडिस तो नहीं रहे। राजीव गांधी ने कांग्रेस में संगठन का काम बड़ी मजबूती के साथ शुरू किया था। देखिए, फर्क क्या है, संगठन जो जन नेता होता है उसका संगठन अलग होता है। इंदिरा जी का संगठन अलग था। इंदिरा जी जिसको भी चाहती थी उठाती थी, बनाती थी।
अभी आप ही जिक्र कर रहे थे उस दिन बिहार का, तारिक अनवर का आपने ही जिक्र किया था। तारिक अनवर को एक बिहार के दौरे में इंदिरा गांधी की सभा में तारिक अनवर कुछ बोले, इंदिरा जी ने वही परख लिया, वही पहचान लिया कि इस लड़के में जान है। उन्होंने कहा इसको दिल्ली लेके आओ, और देखिए तारिक अनवर को कहां से कहां पहुंचा दिया। बाद में तो कुछ समय के लिए वो चले गए थे शरद पवार के साथ, तो उनका ग्राफ थोड़ा रुक गया, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि तारिक अनवर कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से थे। तो इंदिरा गांधी इस तरह बनाती थी, लेकिन राजीव गांधी ने संगठन को एक एक पत्थर रख के बनाया। उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई थी, जिला कोऑर्डिनेटर, जो जिस जिले का लड़का है, युवा है, वो उसमें काम नहीं करेगा, उस राज्य में काम नहीं करेगा, दूसरे राज्य में जाके काम करेगा। उसी स्कीम में से अभी जो जीते हैं आपके अमेठी से केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा, वो उसी स्कीम के तहत पंजाब से अमेठी में ये काम करने के लिए आए थे। देखिए आप, वो काम करते करते आज वो लोकसभा के सांसद बन गए हैं। तो इसका जो जिम्मा दिया था उन्होंने डीपी राय को दिया था। उन्हें मिट्ठू दा कहते हैं आज भी वो हैं, और बैठते हैं बंगाली मार्केट में। अभी इंदौर में जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी तो महू की जो सभा थी उसमें मिले थे हमको। वो महू की सभा में वो बैठे हुए थे मिट्ठू दा, और अभी भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो एक संगठन बनाया, और वो संगठन राजीव गांधी का इतना सफल हुआ कि उसके तमाम लोग हैं। लेकिन अब खड़गे जी को, राहुल को उस तरफ देखना चाहिए कि पुराने लोगों को उनसे एक इस तरह का, तो इस संगठन का काम ऐसा होता है कि आपको उसके लिए आदमी तैयार करना पड़ेंगे और कुछ लोगों को जिम्मेदारी देना पड़ेगी। अभी किशोरीलाल शर्मा का हमने जिक्र किया, तो किशोरीलाल शर्मा और जो पुराने कोऑर्डिनेटर थे उस वक्त के, वो भी राहुल गांधी से मिलने गए थे। वो भी अगर फोटो होगा तो हम आपको अभी पहुंचाते हैं, मिल जाएगा हमें। तो मिलने गए वो सारे के सारे लोग, और राहुल गांधी बड़े खुश हुए देख के कि राजीव गांधी के बनाए हुए लोग हैं, और उन्होंने कितना काम किया, और वास्तविक काम किया था उन लोगों ने। अपने जिले में नहीं रहना है उनको, अपने राज्य में नहीं रहना है, दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में जाके पार्टी काम करना है। तो संगठन का काम अगर राहुल गांधी और खड़गे जी गंभीरता से शुरू करते हैं तो कांग्रेस का वर्कर आज गांव गांव में है। राहुल गांधी के साथ हम बुंदेलखंड गए थे, बहुत शुरुआती दौर की बात है जब राहुल गांधी एक्टिव हो रहे थे, 2006 या 7 की बात होगी, शायद 7 या 8 की। बुंदेलखंड के गांव गांव घूमे थे राहुल गांधी, और वहां हमने इसको लिखा भी है कि एक गांव में एक वृद्ध औरत ने उन्हें बुलाया कि अंदर आइए, अंदर लेके गई। बुंदेलखंडी में बोल रही थी, बुंदेलखंडियां बोलेंगे, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी। सो वे उन्हें अंदर लेके गई, कहते भैया देखो हम तुम्हें एक चीज दिखाएं। एक पुराना उन्होंने बक्सा मंगाया, उसे खोला, उसमें एक सफेद टोपी रखी थी, एक तिरंगा रखा था खादी का, कुर्ता पजामा। कहले तुम्हारे बब्बा को है, मतलब उनके अपने पति का। और 26 जनवरी 15 अगस्त पे जेई पहन के जाते हुए, और सुबह से तिरंगा लेके, और जय हिंद हमसे करते सबसे पहले वे, और फिर पूरे गांव में जय हिंद करके प्रभात फेरी निकालते। तो ये कोई गांव ऐसा नहीं, उत्तर पूर्व में आप चले जाइए, हम हर जगह गए हैं, आज भी बीजेपी का आदमी पूरे देश में नहीं है। एआईसीसी के दफ्तर में आज भी कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां का आदमी नहीं आता हो। लेकिन अब उन्हें फिर से तैयार करने की जरूरत है। तो ये शुरुआत हुई है, अच्छा है। ये आज की मीटिंग बड़ी अच्छी रही है, 3 और 4 को दूसरी मीटिंग होगी। और कांग्रेस को जो एक सबसे बड़ा काम करना है कि जो अपने जनरल सेक्रेटरी हैं उनके बदलाव का काम अभी नहीं हुआ है, सिर्फ 2 जनरल सेक्रेटरी बदले हैं। अब उन्हीं सब पुराने लोगों को लेके वो अहमदाबाद जाएंगे। डिपार्टमेंटों के हेड भी नहीं बदले हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है, डिपार्टमेंट के हेड, जनरल सेक्रेटरी, राज्यों के अध्यक्ष, ये बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टें होती हैं, यही सब कुछ करते हैं। अब जिला अध्यक्ष जो है वही बनाते हैं। तो ये सब काम हो सकता है अब अहमदाबाद के जो पूर्ण अधिवेशन है, प्लेनरी है, उसके बाद कांग्रेस करे। कहा है उसने, कांग्रेस ने, कि संगठन का साल, तो उसको कुछ अपना एक मॉडल बनाना चाहिए, जैसा मॉडल उसने बिहार में बनाया। बिहार में एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है और बिहार का सब तरफ से स्वागत हो रहा है। तो इस तरह से अगर वो करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी का अब संगठन जो है वो सारा का सारा हवा हवाई हो गया है। उसके अंदर वो बात नहीं है जो कभी आरएसएस ने पैदा की थी।
अब सब कुछ मोदी जी के आसपास केंद्रित हो गया है। आज मोदी जी आए थे राज्यसभा में, तो वो दृश्य अलग होता है। प्रधानमंत्री पहले भी आते थे, हमेशा आते थे, आके बैठ जाते थे, चले जाते थे, हमेशा रहते ही थे। अब मोदी जी आते हैं तो पूरा माहौल मोदीमय हो जाता है। तो इस तरह व्यक्ति केंद्रित पार्टी और पूरी अपनी सांसदों को कर देना, उससे संगठन नहीं चलता है। तो कांग्रेस अगर वास्तविक संगठन बनाएगी तो फिर उसकी लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कांग्रेस संगठन कैसे मजबूत करे, ये कांग्रेस को विचार करना होगा। संगठन में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन भी करना होगा और अपने संगठन को मजबूत भी करना होगा। क्या अहमदाबाद में जो बैठक होने जा रही है उससे कुछ निकल के आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशांत जी, कुछ आप और बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे, जरा वहीं से शुरुआत कीजिए। जी देखिए, सब कुछ के पीछे कारण क्या है कि मोदी जी जब भी कुछ नया करने जा रहे हैं तो एक नई मुसीबत जरूर साथ में लेके आ रहे हैं। तो अब बड़ी मुसीबत का जो केंद्र इस वक्त है वो ट्रंप की तरफ से आ रहा है, और वहां पे औरंगजेब भी मदद नहीं कर पा रहा है। और अब तो जो हो रहा है वो माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। अब आप सोरोस को भी नहीं ला पाएंगे उसमें कि सोरोस करवा रहा है ये, तो सोरोस का भी अब मुद्दा नहीं रहा। अब एक में अमेरिका की जो ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम है वो आई हुई है, शनिवार तक उनको ये काम कंप्लीट करना है। लेकिन ट्रंप उस नेगोशिएटिंग टीम से पहले ही घोषणाएं एक के बाद एक किए जा रहे हैं। कभी ऐसा हम लोगों ने सुना कि नेगोशिएशंस भी हो रहे हैं और फैसले भी हो रहे हैं। अब 25% ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट पे उसने ड्यूटी लगा दी भारत के ऊपर भी। उसका मतलब यह है कि $7 बिलियन की जो हमारी इंडस्ट्री है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितनी फैक्ट्रियां बंद होंगी, ये सब मसले हैं। तो कई आप देखिए कि तमाम फ्रंट पे मोदी जी अब राष्ट्रीय विमर्श से गायब है। उनके पास अब कुछ देने को नहीं है, किसी को कोई उम्मीद बंधाने को नहीं है। इसलिए औरंगजेब का मामला आता है। इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन में वोटर को आधार कार्ड से जोड़ दो, ताकि और बड़े स्केल पे कोई एक इलेक्शन का फ्रॉड का स्कोप बन सके। किसी जज के घर में आग लग गई तो उसको मुद्दा उठाकर सीधे सीधे जुडिशरी पे हमला शुरू कर दो। तो और उसमें आप देखिए कि बहुत ही कम डिटेल जब आए थे तभी भी जगदीप धनखड़ एक्टिव हो गए, बयान दे दिया, अपने चैम्बर में मीटिंग बुला ली। मंशा वो जज के घर में पैसा कैसे मिला, किसका था, आग कैसे लगी, वो पता लगाने का नहीं था। उस घटना की आड़ में सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का, कॉलेजियम सिस्टम पे हमला करने का। तो इन तमाम वजहों से मोदी जी का थोड़ा सा मामला दक्षिण की पार्टियों से भी, अभी AIADMK दिल्ली आई थी, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उन्होंने अभी फिलहाल रूल आउट कर दिया कोई अलायंस नहीं होगा, और अलायंस होगा तो चीफ मिनिस्टर उनका होगा। फिलहाल तो उन्होंने रूल आउट कर दिया कि अभी इलेक्शन बहुत दूर है, कोई संभावना नहीं है। तो कई लेवल पे मोदी जी को अब पॉलिटिकल कैरिश्मा जो उनके पास था वो अब नहीं बचा है। अब केवल एक गोदी मीडिया है और जो ED CBI के अधिकारी जो इधर उधर रेड मारते हैं। अब इनके पास कोई ऐसा करिश्मा नहीं बचा है। और सबसे बड़ी समस्या, आज 27 तारीख है, 2 अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाएगी टैरिफ की अमेरिका के। तो वो गर्मी यहाँ महसूस हो रही अभी से, और बहुत सारी चीजें वो नॉन टैरिफ भी कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसने एक तरीके से टारगेट कर लिया है रिलायंस को। और अब वो रिलायंस टारगेट है कि मोदी जी टारगेट है,
ये तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके एक एक के बाद एक जो फैसले हैं अमेरिका की तरफ से, वो मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं। और उससे उनका जो कंट्रोल है, जो एक बड़ा इनको उम्मीद थी कि इनको लग रहा था कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सोरोस कर रहा है। अमेरिका की जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती थी, वो आज भी वैसी हैं। उसने तो बल्कि सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगा दिया। इतना बड़ा आरोप अमेरिका की किसी एजेंसी ने कभी नहीं लगाया भारत के ऊपर। ये कौन सी डिप्लोमेसी है जो मोदी जी कर पा रहे हैं? गए थे अमेरिका, ट्रंप से मुलाकात हुई, इनके सामने ही टैरिफ की घोषणा कर दी। उसके बाद भी फॉलो अप एक्शन में क्या हुआ? पीयूष गोयल गए थे तो क्या हुआ? 25% तो ऑटो पे लगा दिया, और अभी आप देखिएगा 2 अप्रैल से क्या क्या होगा यहाँ पे। तो इस वक्त विपक्ष के पास अच्छा मौका है, ये मीटिंगें करते रहें लेकिन ट्रेनिंग करें, और अच्छा मौका है। और एक आखिरी बात कि जो पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि मीडिया की बात, मीडिया पे मुझको लग रहा है कि अभी कांग्रेस की जो अप्रोच है उसमें बहुत गुंजाइश और काम करने की है, क्योंकि मीडिया ही नैरेटिव खड़ा करता है, और ये उस मीडिया के पास ज़्यादा जाते हैं, बैठते हैं, और जो इनके खिलाफ नैरेटिव खड़ा करता है। अभी मीडिया की अंडरस्टैंडिंग जो है उनको मुझे लगता है कि थोड़ी और उसमें लिबरल तरीके से सोचना होगा कि मीडिया का क्या करे वो। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बड़ा संभल के बोलते हैं प्रशांत जी, थोड़ा ओपन बोला कीजिए। इतना संभल के क्यों बोल रहे हैं? होता है वो समझ जाते हैं राजीव जी। सही बात है। यही सी बात है कि जो एक नया मीडिया आया है जी। वो मीडिया कांग्रेस उसको विपक्षी पार्टियां कैसे अपने हित में इस्तेमाल करें, उसका उनके पास कोई स्ट्रेटजी मुझे लगती नहीं कि है। जी। वो वहां जाते हैं जो मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, जो औरंगजेब कर रहा है, और वो उसी में बैठते जाके। तो ये एक दिक्कत है उन लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ। क्या करें, आदत से लाचार हैं। क्या करें, राज करने की आदत रही, पिछले 11 साल से नहीं है शासन में, लेकिन उस वक्त वही करते थे जो मीडिया का वो धड़ा जिसके बीच अभी भी जाते हैं, और वहीं बैठ के उनके लिए टीआरपी का इंतजाम करते हैं। या तो वहां से निकले हुए जो लोग हैं जिनको 10,000 15,000 व्यूज आते हैं, वहां जाते हैं, वो मामला क्लास का है। बिल्कुल। कई बार मुझे लगता है ये क्लास का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, और इस बात को कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए। और बहुत ही ये बिल्कुल जो कहते हैं नब्ज पकड़ लेना, आपने नब्ज पकड़ी है कि कांग्रेस पार्टी को स्टैब्लिश होना है तो कम से कम राहुल गांधी जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, राहुल गांधी जी अपना यूट्यूब चैनल चलाएं, कांग्रेस पार्टी अपना यूट्यूब चैनल चलाएं, बहुत अच्छी बात है, अपना अखबार चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन मीडिया को पहचानने की कोशिश करें। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपके साथ मीडिया नहीं, आपके साथ इलेक्शन कमीशन नहीं, कैसे जीतेंगे? हम लोग सिर्फ आपकी तैयारियों पे 400 लोगों की टीम के साथ आपने बातचीत कर ली, हम इतना 1.5 घंटे का प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे क्या करेंगे, कहाँ कहाँ तक अपनी बातों को आप पहुँचाएंगे, ये तो मीडिया के ज़रिए होगा। ये राहुल गांधी जी के यूट्यूब चैनल से नहीं होगा। करिए, वहाँ भी होगा, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है। क्या डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, राहुल गांधी को चाहिए कि मीडिया को हड़काना बंद करे। हर कार्यक्रम में बोलते कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया मालिकों का है। अरे भाई, मीडिया तो हमेशा से ही मालिकों का था, पहले भी मालिकों का था, जो भी मालिक रहे उनका ही रहा। तो लेकिन जो बेचारे पत्रकार वहां गए हैं, संवाददाता गए, उनकी कोई गलती नहीं है, तो उनके प्रति मानवीय व्यवहार बरते, उनको जबरदस्ती हड़काए नहीं, ये अच्छी बात नहीं लगती। और व्यक्तिगत रूप से वे क्यों खुन्नस लें?
मोदी जी पिछले कई दिनों से सार्वजनिक मंचों पे जाने से बचते रहे हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर बहुत हैं। वे एक्स पर हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, उनका अपना ऐप है। और इसका कारण ये कि मोदी जी की लोकप्रियता में जो कमी बार बार बताई जा रही है वो चिंता की बात है। दूसरी बात, कांग्रेस की और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो कई मामलों में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुपचाप रहे, मणिपुर की हिंसा हो, बेरोजगारी का आलम हो, अडानी जैसे मुद्दे हों, इस पर वे कुछ भी नहीं बोलते। विदेश चले जाते हैं, मणिपुर पर नहीं बोलते। चुनाव के वक्त पे वे सक्रिय होते हैं और वैसी बातें कह देते हैं जो किसी प्रधानमंत्री को कहना शोभा नहीं देता। अभी वो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पर, तो मोदी जी की अपनी मजबूरी है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है, वो किसी के लिए भी चिंता का विषय होगा। प्यू रिसर्च ने 2023 में बताया था कि उन्हें 79% लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो लोकप्रियता घट के आ गई 78% पर। और अभी अगस्त में जो सर्वे किया इंडिया टुडे ने, उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग केवल 59% रही। वे कह सकते हैं कि देखिए अभी भी मोदी जी जो हैं वो किंग हैं, लोकप्रियता में किंग है। लेकिन जब पूरा मीडिया आपके साथ हो, जब पूरा मीडिया आपके विज्ञापनों पर निर्भर हो, चाहे क्षेत्रीय मीडिया हो या राष्ट्रीय मीडिया हो, तो ये संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखती। वे मन की बात के लिए लोगों से संदेश मांगते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उतना समर्थन नहीं मिलता। तो ये चिंता की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से मीडिया को आकर्षित कर रहे हैं और वो मीडिया में, वैकल्पिक मीडिया में बने हुए हैं, जिस तरह से वे छाए हुए हैं कहना चाहिए वैकल्पिक मीडिया में, ये वो चीज है जिससे बीजेपी को परेशानी हो रही है। और मोदी जी की लोकप्रियता कम होने का भी ये कारण बहुत स्पष्ट नजर आता है कि मोदी जी यहां पिछड़ रहे हैं। अब बीजेपी के सामने समस्या की कैसे मामलों से निपटे, कैसे बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखे, आने वाले चुनावों में किस तरह वो अपनी पैठ बनाए। और कांग्रेस ने जब संगठन पर काम शुरू किया तो इसके नतीजे 2-3 चुनाव के बाद दिखना साफ होंगे, कांग्रेस किस तरह संगठन पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बीजेपी जल्दबाजी में है कि कहीं उसकी किसी चूक के कारण सत्ता उसके हाथ से फिसल ना जाए। केंद्र में उसके सामने चुनौती है ही, उन राज्यों में भी जहां बीजेपी खुद के बूते पर या सहयोगियों के बूते पर सत्ता में है, बीजेपी की चिंता यहां बहुत साफ है। बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य सत्ता में आना और सत्ता में बने रहना, और कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता में बने रहना है, सत्ता में आना नहीं है। और शायद यही चुनावी लोकतंत्र में कांग्रेस की कमजोरी कही है। राजू जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, इसी मसले पे आपसे भी समझना चाहता हूं, बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं। और देखिए, हम लोग लगातार कांग्रेस की चर्चा क्यों ना करें, सबसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उसी पार्टी से हैं। तो कांग्रेस ने कहां से कहां कांग्रेस पहुंची है। 42 सीटों पे आ गई थी लोकसभा में, अभी 100 सीटें हैं कांग्रेस के पास। तो ये कांग्रेस का उत्थान है, पतन नहीं है, ये उत्थान है। और वो भी मोदी काल में, जहां सिर्फ और सिर्फ, जहां हर तरफ से कांग्रेस पे प्रहार। राहुल गांधी अगर 2 दिन दिखाई ना दें तो उनको वियतनाम भेज दिया जाता है या चाइना भेज दिया जाता है या कहीं और भेज दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं दिखाई ना दें या दिखाई दे भी, तब भी कोई सवाल नहीं पूछता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि मीडिया कहां से कहां, किस दिशा में कैसे लेके जाता है। राहुल गांधी अगर सवाल करते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर 50 तरह के, और कल भी आप देख लीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे बारे में ओम बिरला ने ऐसा ऐसा कहा सदन के अंदर और मैं बोलना चाहता था, और इसका जवाब वो दे रहे हैं। तो मीडिया का एक जो पत्रकार वहां है, कोई महिला थी, वो सवाल कर रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं रुकिए मुझे बोलने दीजिए। तो ये चल रहा है। और ऐसी चीजों, यानी वो जो कहावत है ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है उसी आग के दरिया पे चल रही है और पैर को बचा के भी रखना है।
खासकर राहुल गांधी को। इसलिए यहां हम चर्चा करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि यहां पर एक स्ट्रेटेजी, और यह बात इसलिए भी निकली है क्योंकि पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत, इन दोनों के हाथ में बहुत बड़ी कमान है। ये दोनों चाहें तो कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सुप्रिया श्रीनेत जो सोशल मीडिया विंग की हेड हैं, और पवन खेड़ा तो पूरे। इसलिए भी शकील अख्तर जी और बेहतर बताएंगे, बाद में आऊंगा जरूर इस पे एक टिप्पणी उनसे भी लेने के लिए। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए राजू जी, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस कभी कभी लगता है कि बहुत अतीत में भी जीती, उसके भीतर कम एलिटिज्म नहीं है। तो वो जो आप जिन चेहरों की बात कर रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि क्या कभी उन्होंने डीबी लाइव पर आने के लिए रजामंदी दी। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों ने कभी इंटरव्यू उनसे किया कि नहीं किया, लेकिन ज्यादातर वो हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं, उसी गोदी मीडिया चैनल्स पर। दूसरा, शकील साहब अभी जो बात कह रहे थे, और मैं इसको बहुत पहले से महसूस करता रहा हूं, बुंदेलखंड बहुत अच्छी बोल रहे थे वो बुंदेली, मैं भी बुंदेलखंड से हूं, तो मुझे वो ज्यादा मीठी लग रही थी। राहुल जी अपने लेगेसी को लेकर के, वो पूरे अतीत को लेकर के बेहद बेहद संवेदनशील है। ये बहुत अच्छी बात है। एक विरासत को सजोना संवारना, और वो विरासत जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और वो मूल्य और परंपराएं दी जिससे इस देश के करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता की सांस लेना सीखा। उन समाजों ने भी जो सदियों से पीड़ित थे, वो महिलाएं हों, दलित हों, ओबीसी समाज के लोग, आदिवासी हों। तो एक लेगेसी, ऐसी लेगेसी जो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपना सिर ऊंचा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम जहां आती है, जो मैंने महसूस किया है व्यक्तिगत तौर पर, कि कई बार ये होता है कि राहुल गांधी को वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी लेगेसी कहीं फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ रही होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो अच्छे पॉलिटिशियन भी साबित हों, और ये भी निश्चित है कि फ्रीडम फाइटर्स की जो लिस्ट है उसमें कौन लोग रहे हैं, किनके नाम हैं, और कौन उस लेगेसी को बता सकते हैं। तो वो पसंद ज्यादा होती है, और उस पसंद की वजह से कई बार बहुत अच्छे कार्यकर्ता, बहुत अच्छे जो लीडर हो सकते हैं, वो आपसे छूट जाते हैं। नरेंद्र मोदी की आप पॉलिटिक्स को देखिएगा, कोई लेगेसी नहीं। लेगेसी कौन सी है मोदी जी के पास? माफीनामे की, अंग्रेजों के साथ खड़े होने की लेगेसी, देश के साथ गद्दारी की लेगेसी है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आज के समय की जो राजनीति है, और जहां वो पावर स्ट्रक्चर जा रहा है, जहां डेमोक्रेसी में जो एस्पिरेशन पैदा हुई है, उन समाजों से वो लीडर निकाल करके लाते हैं। वो केवल टोकनिज्म है, हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका फायदा वो अपनी राजनीति में, और यही वजह है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, इन्होंने कितनी बार, दर्जनों बार गालियां तक दी होंगी, लेकिन वो उनके साथ जुड़े हैं, सरकार में हैं, मलाई खा रहे हैं, और बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि वो एक लेगेसी है, और उस लेगेसी पर खुश होने का, उस पर गर्व करने का है विषय। लेकिन आज की लीडरशिप आपको जो चाहिए, जो काम करने वाली हो, जो पार्टी को आगे ले जाने वाली हो, जो सिर्फ चेहरे न चमका रही हो, जो वास्तव में काम करने वाली हो, उसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अब तमाम आदिवासी समुदाय हैं जिनका लेगेसी आपको नहीं मिलेगी फ्रीडम फाइटिंग में, क्योंकि उनके नाम ही नहीं है। जब वो अपना रहे, अंदर रहे, वो उतना उस तरह से नहीं आए, तो क्या आप इस डेमोक्रेसी में उनको जो मिला है, क्या उनको लेकर के नहीं आई? यहां राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। उनका प्रेम अद्भुत है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये उनका प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप राजनीति कर रहे हैं, जब आपको नरेंद्र मोदी की सत्ता को
खत्म करना है, लोग ये चाहते हैं, उस समय आपको वो पूरी जिसको चुनावी हम लोग राजनीति कहते हैं, चुनावी राजनीति को भी बहुत बारीकी से समझना होगा और उन समाजों के नेताओं को आपको सामने लेकर के आना होगा जो आपको चुनावी राजनीति के अनुसार लाभकारी होंगे और जिनके जरिए ही आप सत्ता में पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे दूं। यहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो मीडिया के जो हेड करते हैं, उनके समाज का कितने परसेंट वोट मिलेगा? मैं ऐसे हर आपको प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं। 5% वोट भी नहीं मिलना उस जाति समाज का, लेकिन जब वो लीड कर रहे होते हैं तो दूसरे समाजों को लगता है कि नहीं फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा है। तो वो आपको चीजें दुरुस्त करनी होंगी। अति पिछड़ा समाज, उत्तर प्रदेश में नॉन जाटव समाज, पसमानदा समाज, इन समाजों के भीतर आपको लीडरशिप पैदा करनी होगी और इनको मीडिया का फेस भी बनाना होगा। केवल वो पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत से नहीं चलेगा। आप अगर चेहरे वो होंगे तो लोग तो आजकल अपने लोग ढूंढते हैं कि हमारा नेता कहां है। अगर हमारा मोदी ने क्या किया है वही तो किया है। उनके पास बस एक चीज अच्छी है कि मीडिया है, तो साहब वो कैबिनेट में भी बता देते हैं कि कौन कौन से जाति के हमारे पास हमने मंत्री बनाए हैं। मंत्रियों का काम कुछ नहीं है, वो करते वो कुछ नहीं है, लेकिन वो बता भर देना और इसके जरिए मैसेजिंग करना, ये उनको एक ये सहूलियत हासिल है जो कांग्रेस पार्टी को नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया में लोग हैं उनको कुछ को छोड़ दीजिए तो वो राहुल गांधी के मुद्दों को भी आगे नहीं बढ़ाते। शायद उनको वो समझ ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेईमान है, उसकी वजह ये है कि वो नहीं समझते हैं। वो आए हैं उस एलिट परिवार से, वो पूरा उस वर्ग से आए हैं जो शांति ने कहा ना कि ये वर्ग का मसला है। वो नहीं बैठना पसंद करेंगे हमारे साथ। वो कहां बैठना पसंद करेंगे? लुटेंस में और यहां वहां बड़े जो आ रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से उन पत्रकारों के साथ। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। इसको दुरुस्त किए बिना राहुल गांधी टी शर्ट में निकलते हैं। क्यों राहुल गांधी से कुली भी मिलते हैं? क्यों राहुल गांधी से किसान मिलते हैं, दलित मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं? क्यों वो राहुल गांधी की जय जयकार करते हैं? ये देश जितना सामंती है उतना ही इस लिहाज से थोड़ा अलग भी है कि जो उसको पसंद करता है, जो उसकी बात करता है, जो उसको चाहता है, वो उससे दुगने मन से चाहने के लिए तैयार होते हैं। और ये जो चीज राहुल गांधी में है, अगर वही चीज उनके लीडरशिप में भी आ जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फिर बीजेपी नहीं रोक सकती। यही एक फर्क, इसी को मैं कहता हूं कि अंग्रेजी और हिंदी का फर्क है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो टीम है वो वही एलीट टीम है, वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ करके आने वाली, वो नहीं जानती। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं करते, वो नहीं समझते हैं। जब वो नहीं समझते हैं तो फिर राहुल गांधी को कितना समझ में आएगा या वो कितना उन चीजों को बारीकी से पकड़ पाएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जहां राजनीति को पहुंचा दिया है, आरएसएस ने खास करके, उस राजनीति के उस किले को तो आपको भेदना ही पड़ेगा। उन एस्पिरेशंस को तो आपको जगह देनी ही पड़ेगी। ये आज की राजनीति की सच्चाई है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज की राजनीति की जो सच्चाई है उसको यहाँ रखना जरूरी है और साथ साथ कांग्रेस जो कर रही है उस पर भी अपनी बातें और इन सब के बीच आखिर जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, मीडिया की भी है। अब मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से कितना भाग रहा है, बच रहा है या जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, ये आपके सामने है। ये हमको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमको आपसे सर्टिफिकेट या हम कहें कि नहीं आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं। आप ये तौलिए तराजू पे कि कौन क्या कर रहा है, देश के हित में कौन पत्रकारिता कर रहा है, ये ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के नेताओं को, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, उधर अखिलेश यादव जी को भी थोड़ा सोचना होगा कि क्या वो मीडिया के साथ वो कर रहे हैं जिससे उनका भला, उनकी पार्टी का भला हो। गोदी मीडिया बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या ऐसे ही तेजस्वी यादव कर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं को? क्या उधर ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल, ये इन तमाम उन नेताओं का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ, उन लोगों का नाम ले रहा हूँ जो इंडिया गठबंधन के मेंबर हैं, सदस्य हैं, इसलिए इन सब का नाम ले रहा हूँ।
बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी कई बार, शकील जी आना चाहता हूं आपके पास क्लोजिंग कमेंट, और चाहेंगे तो अमलेंदु जी भी 2 शब्द इस पे बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ, क्योंकि ये चर्चा जिसको छेड़ी है प्रशांत टंडन जी ने, ये चर्चा इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार मुझे लगता है कि बहुत एक नहीं कई सेशन करना चाहिए हमको इस पे, क्योंकि आज की तारीख में ये एक सबसे बड़ा चैप्टर है। महाकुंभ के भगदड़ को आपने ऐसे बचाया, ऐसे छिपाया कि 30 लोगों से ज्यादा वहां मरे ही नहीं। ये मीडिया ही तो है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है, वहां के लोगों के मौत को, उस आंकड़े को भी कब तक बचाने छिपाने की कोशिश हुई। ऐसी कितनी खबरें हैं। शकील जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी प्रशांत जी। मैं सिर्फ 2 पॉइंट जोड़ूंगा इसमें, तो शकील जी को सुनेंगे हम लोग, कि देखिए मीडिया इस वक्त जो है वो आइडियोलॉजिकल है। वो कांग्रेस, वो बीजेपी के साथ वैचारिक रूप से मिल गया है। जी बिल्कुल। आपकी सरकार कर्नाटक में, आपकी सरकार हिमाचल में है, आपकी तमिलनाडु में सरकार मिली जुली है, झारखंड में सरकार आपके पास है। आप भी सरकारी विज्ञापन दे दीजिए उनको, वो फिर भी आपके खिलाफ लिखेंगे, क्योंकि वो वैचारिक रूप से उनके साथ है, बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है। ये कांग्रेस को समझना होगा। आपको वो वहां बैठाते इसलिए हैं क्योंकि उनको एक दूसरा प्लेयर चाहिए खेल पूरा तमाशा करने के लिए। उस सर्कस का एक किरदार है वहां पे। आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि मीडिया वैचारिक है, इसको समझना होगा कांग्रेस को। और मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि ट्रंप का उदाहरण देखना चाहिए, ट्रंप की केस स्टडी को देखना चाहिए। वही जिसको हम यहाँ पे गोदी मीडिया कह रहे हैं, अमेरिका में उसको लेगेसी मीडिया कहा जाता है। वो लेगेसी मीडिया, हालांकि वो अनैतिक नहीं है हमारे मीडिया की तरह, वो बहुत वैल्यू बेस्ड है उनका जो लेगेसी मीडिया है, लेकिन वो ट्रंप के खिलाफ था। ट्रंप ने उनके बावजूद जीत हासिल की, चौतरफा जीत हासिल की, और कोई फ्रॉड में जीत नहीं हासिल की है, नैरेटिव में जीता है वो। तो उसने मीडिया में क्या खेल किया, उसने उसी मीडिया को उठाया जिसको ये लेगेसी मीडिया और डेमोक्रेट पार्टी धुतकारती थी। उसके जरिए ट्रंप ने अपना माहौल खड़ा कर लिया। किसी को पता नहीं चला, एग्जिट पोल वालों को पता नहीं चला, तमाम अखबार वालों को, मीडिया को पता नहीं चला कि उसने अंदर अंदर क्या कर दिया। कि टेक्सास में या जो रिपब्लिकन स्टेट है उनकी बात छोड़ दीजिए, सारे के सारे स्विंग स्टेट उसके कब्जे में है। तो ये ट्रंप ने कैसे किया, ये कांग्रेस पार्टी को अध्ययन करना चाहिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट जितने भी थे सब उसके कब्जे में और वहीं से जीत और हार अमेरिका के राष्ट्रपति का तय होता है। खैर, अमेरिका के चुनाव की बात नहीं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं कि आखिर देश का चुनाव, यानी हिंदुस्तान का चुनाव, और उसमें मीडिया का रोल, और उसमें कांग्रेस पार्टी का मीडिया के प्रति अपनी स्ट्रेटेजी। शायद 8-9 तारीख को जो अधिवेशन है कांग्रेस का, महाधिवेशन, वहाँ माफ़ी चाहूँगा अहमदाबाद में, और उसमें इस पे भी चर्चा होगी। लेकिन शकील जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी। देखिए, मीडिया वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी है, प्रतिक्रियावादी है, लेकिन जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस के एंगल से देख रहे हैं। राहुल तो कहते हैं उस कांग्रेस में भी आधे से ज्यादा जो है दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी, और इससे बढ़कर वो शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा ही है। मीडिया से निकालना तो फिलहाल कांग्रेस के बस की बात नहीं है। अपनी पार्टी से, जिसके बारे में वो अभी 2 हफ्ते पहले कह के आए अहमदाबाद, और 1 हफ्ते बाद वहां वापस जा रहे हैं, वहां तो निकाल देते। क्या प्रॉब्लम थी? और कहा गुजरात के कांग्रेसियों के बारे में है, मगर देश भर के कांग्रेसियों ने कहा कि हर जगह है वो। और राहुल ने 50% कहा था, लोगों ने कहा था इससे ज्यादा है।
ये शुरुआत तो कांग्रेस को करना पड़ेगी, राहुल गांधी को ही करना पड़ेगी। दूसरी बात, अब बात बड़ी गंभीर है, इतने संक्षेप में हो नहीं पाएगी, लेकिन कोशिश करते हैं हम जो बता सकें। ये जो मीडिया है वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी मीडिया, भाजपाई मीडिया आया कैसे? 1977 में लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने, पहली जनता दल सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार, और उन्होंने उस टाइम जो है पूरा के पूरे पांचजन्य के ऑर्गेनाइजर के सारे लोगों को सब बड़े बड़े अखबारों में, रेडियो टीवी दो ही अलग थे, उसके अलावा उन सब में भर्ती कर दिया। हमारे कई दोस्त रहे, प्रचारक जो थे उनको बना दिया, हमारे एडिटर रहे। तो आरएसएस के प्रचारकों को, ऑर्गेनाइजर के लोगों को, पांचजन्य के लोगों को बना दिया, और उसके बाद वो लोग फिर अपने लोगों को भर्ती करते रहे। हम ऐसे कई इंटरव्यू में शामिल रहे, कभी कभी हमें कर लिया जाता था। कैसे पहचाना जाता था आदमी कौन क्या है? गांधीवध के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो आदमी प्रतिक्रियावादी नहीं होगा, गांधीवध सुन के ही कहेगा गांधीवध नहीं, गांधी की हत्या हुई थी, वध नहीं, वो समझ जाएंगे कि ये जो है हमारे काम का नहीं है। जी। और जो कहेगा हाँ साहब हुआ तो बुरा, मगर कारण तो थे, क्योंकि हाँ कारण तो थे, सही मारा। तो उनके पास बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं मालूम करने के, और उस तरह से उन्होंने पूरा मीडिया जो है भर दिया। अब आता है 2004 का टाइम। 2004 से पहले आडवाणी ने फिर बड़ी तादाद में दूरदर्शन में भर्ती किए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में लेफ्ट पार्टी शामिल थी। उन्होंने उन लोगों के जो है ऑफर लेटर दिखाए। हमने उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी, और प्रमोद महाजन इन सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी था, क्योंकि बॉम्बे का था, अंडरवर्ल्ड, वो इन लोगों से ज्यादा जानता था। पेज 1 छापा, लगातार छापा हमने, बहुत और भी लोगों ने छापा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो छापा हमने छापा। क्या हुआ साहब? सरकार आ गई, किसी को नहीं हटाया कांग्रेस ने। पहले सूचना प्रसारण मंत्री बने जयपाल रेड्डी। मुलाकात हुई जैसी होती है, बातचीत चल रही थी, बैठे हुए थे। हमने कहा तो जयपाल रेड्डी बोलते हैं हमसे, क्या चाहते हैं आप, मैं सबको निकाल दूं? बहुत सारे पत्रकार हैं, गवाह हैं वो सारे के सारे। थोड़ा गुस्से में हमने कहा, जयपाल रेड्डी, आज के बाद इतनी ऊंची आवाज में कभी हमसे बात नहीं करना। तुम निकालो उन्हें या अपने सर पे बैठा लो, हम लोगों को क्या मतलब है। लेकिन ये याद रखो कि तुमने हमसे वो खबरें लिखवाई हैं, और तुमने कहा था कि इन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये गलत है। दूरदर्शन के अधिकारियों का विरोध है, मुद्दा था, पहलू थे, कानूनी अड़चने थी, उसके बावजूद भर्ती किया आडवाणी ने। और वो आदमी जो है सबके सब रहे, और अब किस तरह से वापस कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। 10 साल रहे, 5 सूचना प्रसारण मंत्री रहे कांग्रेस के, 5 कहे तो नाम बता देते हैं हम आपको। अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, प्रियरंजन दास मुंशी, किसी ने नहीं हटाया उनको। तरक्की पे तरक्की। और आज अभी हमसे एक कांग्रेसी ने कहा, जिनका अभी लोग आप नाम भी ले रहे थे, अभी उनका नाम भी लिया गया कि साहब आपने तो उसके खिलाफ बड़ा खतरनाक लिख दिया। अभी हमने एक लिख दिया था किसी दिन, कुछ ने बहुत ही गलत जानकारी दी थी, तो मैं लिख दिया था। लेकिन ये हमको कैसे गाली दे सकते हैं? हमने इसलिए दे सकते हैं कि तुम्हारे लोगों ने इनको बढ़ाया है। तो राजीव जी, समस्या जो है बहुत गहरे तक बैठी हुई है, और समस्या कांग्रेस में बैठी हुई है। और बता देते हैं थोड़ा सा, और सुन लीजिए। अभी आपने ही शायद कहा कि कांग्रेस के अपने अखबार है, अपना वीडियो चलाते हैं। पहले अखबार की बात सुन लीजिए आप। अभी हमने ट्वीट किया था, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन, जिस नेशनल हेराल्ड के ऊपर मुकदमा चल रहा है, और रोज ये कहते हैं, और कौन कह रहा था कि साहब कैंसिल क्यों नहीं करा देते उसकी जमानत, रोज के सॉरी की जमानत पर है। पेज 1 पे टॉप पे 6 कॉलम पे मोदी जी का फोटो। अभी कहेंगे तो ही पहुंचा देंगे हम, दोनों अखबारों में एक साथ। पेज 1 टॉप पे 6 कॉलम में ऊपर, उसके अलावा कुछ नहीं था वहां, मोदी जी का फोटो। हमने लिखा, हमने भाई साहब क्या कहना चाहते हो? कोई जवाब नहीं आया आज तक। हालांकि फोन आए बहुत सारे कि हाँ आपने ठीक किया, बहुत सारे गुस्से में ही फोन आए, साहब आपको क्या पड़ी है, आप क्यों करते हैं सब काम। हमने कहा हम क्या करते क्या नहीं करते ये सिर्फ हम ही तय कर सकते हैं, और हमारे करने या न करने को कोई और तय नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने चैनल का जिक्र किया,
आप गवाह हैं खुद उसके। हमें मुकदमा चलाने की धमकी दे रहे थे कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं, हमने 1 नहीं 10 मुकदमे चला दो। अभी यहाँ पे भी कह रहे हैं चैनल पे सबके सामने। अरे भाई, ये आपका काम वीडियो चलाना नहीं है, ये वीडियो बनाना नहीं है। आप वीडियो बनाते हैं, उसको कोई मीडिया नहीं चलाता है। अगर आप डायरेक्ट मीडिया को देंगे तो उसका कुछ अंश चल भी जाएगा। आपके मीडिया से उठा के जो चीज एक बार आ गई है, पत्रकारिता में हर नयापन होना चाहिए। टाइमली खबर आए, उसमें नयापन होगा, हर आदमी थोड़ी बहुत चलाएगा जी। तो ये समस्याएं बहुत गहरी है। कौन सलाह दे रहा है कि आप अपना वीडियो चलाओ, अपना क्या चैनल चलाते हैं, क्या उसकी शब्दावली चैनल चला रहे हैं, शायद चलाओ। अखबार का हाल जो है, और बता दें अखबार के बारे में, अगर आप सुनना चाहते हैं, पसंद करें तो। नहीं, रहने दीजिए। अखबारों में पहले बंद क्यों हुए नेशनल? अब ये सब आप यही करते हैं, पहले बोलो, फिर पता नहीं आपका कौन सा दर्शक कह देता है कि शकील जी को बस सुनाया करो। देखो, शकील जी जो बोलेंगे ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं एक्चुअली बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। 50 साल हो गए हमें पत्रकारिता करते हुए, आप भी 50 साल हो गए करीब। और 50 साल में हमने हमेशा अपने मन की पत्रकारिता करी है, और ऐसी की है कि बड़े बड़े संपादक रहे, बहुत बड़े बड़े। तो खैर, तो ये जो है नेशनल हेराल्ड बंद इसीलिए हुआ था कि वहां बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भर गए थे जो कांग्रेस के विरोधी विचारधारा के थे, और आज अभी भी हालत ये हो गई है। भाई, कांग्रेस के अखबार में प्रोफेशनल लोग हों, लेकिन उसमें जनसंघी लोग कैसे भर्ती हो सकते हैं? क्या कोई 5 जन्य में या ऑर्गेनाइजर में भर्ती हो सकता है? कभी कभी कल्पना भी कर सकता है कि ऑर्गेनाइजर में और 5 जन्य में कोई आरएसएस के अलावा कोई और प्रोफेशनल आदमी भर्ती हो जाए, लेकिन यहां होते हैं, और तनख्वाहें कितनी है। तो ये कांग्रेस कोई काम तो राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा। और राहुल अगर एक डंडा लेके नहीं बैठेंगे, अपने ऑफिस में बैठना शुरू नहीं करेंगे, संसद में बैठते हैं, वो मिलते हैं, बहुत मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन खड़गे जी को भी 3 साल हो रहे हैं, खड़गे जी ने भी ऑफिस में बैठना शुरू नहीं किया। राहुल तो बैठते ही नहीं है। जब तक आप ऑफिस में दोनों नहीं बैठेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। और आपको ये बात तय करना पड़ेगी कि कौन जो है आपके साथ विचारधारा से जुड़ा हुआ है। पार्टी में, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, मीडिया तो भूल जाइए। आप मीडिया किस तरह चला रहे हैं, आपका काम है। मीडिया का तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, मीडिया के बारे में बोले तो। मीडिया के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस गोदी मीडिया में आपके नेता लोग चेहरा दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं चेहरा? उन्हें मुद्दों से मतलब नहीं है, उन्हें खाली अपने चेहरे दिखाना है। और गोदी मीडिया इसमें एक्सपर्ट है, वो इस नेता का दिखाता है, उस नेता का दिखाता है। राहुल गांधी को गाली देता है, सोनिया गांधी को गाली देता है, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करता है। वो कहते हैं नेता लोग कि हमें दिखा दो आप तो बस। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर एक अलग से एक दिन पूरा करेंगे कभी बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुद ये करना पड़ेगा, उन्हें खुद समझना चाहिए पड़ेगा कि वो जो है मीडिया को किस तरह से संभाले। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। मीडिया, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष और इन सब के बीच सत्ता पक्ष जो बड़ी चुनौतियों के साथ सामने है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास सब कुछ है। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, और अपना तिकड़म है ही। ये आप जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए तिकड़मों की भी ज़रूरत होती है, वो है ही। इन सब चुनौतियों के बीच कैसे कांग्रेस आगे बढ़े, और आने वाले चुनाव में, खासकर अभी बिहार का चुनाव है, बिहार के बाद फिर चुनावों की लाइन है, लंबी लाइन है, और उन सब में कैसे विजय हासिल करे, ये विपक्ष को सोचना होगा। लेकिन उससे पहले जो संसद की कार्रवाई चल रही है, उसमें भी आप देखिए कि विपक्ष को घेरने ही नहीं बल्कि दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। कल आखिर राहुल गांधी ने किया क्या था, ये सवाल तो कई लोग पूछेंगे, बार बार पूछेंगे ओम बिरला जी से, लेकिन ओम बिरला जी के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ यही है कि राहुल गांधी को उस सदन से बाहर किया जाए, एक ही एम है सबका, और उस दिशा में वो बात कल दिखाई दे रही थी। सोचिएगा ज़रा, कल शाम को हम फिर मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर